जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फाउंडेशन, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगी। तो साथियों, हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं पहली यूनिट पढ़ रहे हैं। उसमें अपन ने देखा था कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अपन ने कोशिका के बारे में देखा था, तो अपन ने देखा था कोशिका के अंग। पिछली जो क्लास अपन ने की है उनमें अपन कोशिका के अंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपन ने पिछली क्लास में कोशिका भित्ति पढ़ ली थी। अपन ने प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य पढ़ लिया था। उसके बाद अपन को कोशिका झिल्ली, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपराग द्रव्य जालिका, गोल्गी काय, राइबोसोम, तारक बोले तो सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक द्रव्य, गुणसूत्र। तो ये सभी अपन को पढ़ना है। ये होते हैं कोशिका के अंदर उपस्थित अंग। तो कोशिका के अंग होते हैं। तो अपन ने देख लिया था इतना। आगे देखते हैं आज उससे। तो अपन ने ये देखा था कि ये किसी भी जीवधारी की सेल है, बोले तो कोशिका है। उस कोशिका के ऊपर आपको ये वाइट वाइट पट्टी दिखाई दे रही होगी। ये होती है क्या? जो कोशिका बोले तो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इसी को अपन प्लाज्मा झिल्ली भी कह देते हैं। क्या साथियों? प्लाज्मा झिल्ली भी कह देते हैं। और बात करते हैं ये केंद्रक बीच में क्या होता है। सेल के बोले कोशिका के बीच में होता है केंद्रक, और केंद्रक के बीच में भरा रहता है केंद्र का द्रव, और उसे अपन न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे इधर पाया जाता है बैकोश रसधानी और राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन देख लिया है। गोल्जी अप्रेंटिस बोले तो लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। तो अपन को ये सभी अंग एक एक करके पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं क्या साथियों? आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बोले तो कोशिका झिल्ली। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन कहिए, कोशिका झिल्ली को अपन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। तो अपन ने देखा है ये जो कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली के कितने नाम हैं? तो कोशिका झिल्ली को अपन कोशिका झिल्ली भी कह देते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। या इसका अन्य नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली। इसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में, और प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। तो कोशिका के अन्य नाम कौन कौन होते हैं? कोशिका के अन्य नाम होते हैं प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा। अब बात करते हैं कि यह प्लाज्मा झिल्ली एक कोशिका कला या प्लाज्मा लेमा लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, जहां संरचना, तरलता, बाहरी वातावरण और कोशिका के विकास के विभिन्न चरणों के आधार पर उतार चढ़ाव कर सकती है। तो इसका मतलब समझते हैं कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किससे बनकर बनी होती है? तो लिपिड तथा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड तथा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड का मतलब होता है वसा। तो अपन यहाँ पे समझते हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को अपन और अन्य नाम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन बोले तो कोशिका कला, कोशिका कला भी कहते हैं या कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तो अन्य नाम क्या हो गया? अन्य नाम हो गया कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। और एक और नाम से जानते हैं अपन, उसे अपन बोलते हैं प्लाज्मा लेमा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा लेमा।
अब आपको यहाँ पर बायोलेमा भी कह सकते हैं और प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं, ये भी इसी के अन्य नाम है। तो प्लाज्मा लेमा और बायोलेमा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो सिलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं जो चयनित अर्ध पारगम झिल्ली है। चयनित अर्ध पारगम झिल्ली होती है, तो जो कोशिका झिल्ली होती है ना, कोशिका झिल्ली एक चयनित अर्ध पारगम झिल्ली होती है। इसका मतलब अपन समझते हैं, इसका मतलब अपन समझते हैं अभी। यहाँ पे अपन ने यहाँ पे हमने क्या की है, एक लाइन ड्रॉ की है। इसका कलर अपन ग्रीन लेते हैं, ब्लू नहीं पिंक लेते हैं। अपन बात करते हैं यहाँ से एक हमने लाइन ड्रॉ की है। अब आपसे यहाँ से पूछा जाए, अब आपसे कहा जाए यहाँ से कि आपको यहाँ से क्या जाना है, यहाँ से आपको ग्रीन। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे एक, यहाँ इतना बड़ा टुकड़ा है और एक जितना ये साइज है ना, इतने साइज का टुकड़ा है, और एक और छोटे भी टुकड़े हैं, और एक इससे और बड़े भी टुकड़े हैं। तो आपसे बोला जाए कि आपको इन सभी को इससे के अंदर डालना है, इसके इस पार पहुंचाना है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि हाँ, जो इसके साइज के होंगे वो इसमें फिट हो जाएंगे, और जो इसके छोटे होंगे वो इसमें से इनकी चले जाएंगे, तो इसमें से ये चले जाएंगे। तो इसने क्या किया, तो इसका मतलब है कि जो इसके काम के हैं, मतलब जो इसके काम के होंगे वो तो इसके अंदर चले जाएंगे, और जो काम के नहीं होंगे, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर को निकाल देते हैं, लेकिन बाहर के अंदर नहीं जा पाते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली का कार्य होता है कि ये जो हमारे लिए, हमारे कोशिका के लिए, हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी जो पदार्थ हैं उसको तो जो अंदर आने देती है, और जो बाहर के जो अनुपयोगी पदार्थ हैं उनको अंदर नहीं आने देती है। लेकिन जो अनुपयोगी पदार्थ हैं उनको अंदर से बाहर आने देती है। तो ये क्या करती है, सिलेक्टिव करती है, सिलेक्ट करती है, चयनित करती है। जैसे कि अपन कहीं पे अपन जाते हैं पेपर देने के लिए, तो अपन क्या किया जाता है, एडमिट कार्ड को लिया जाता है। तो एडमिट कार्ड लिया जाता है, तो उससे क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं, जिसके पास नहीं होगा उसको अंदर नहीं जाने देता है। तो जो उपयोगी नहीं है उसको अंदर नहीं जाने देगा, और जो उपयोगी है उसको अंदर जाने देगा। यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है उसी से लिखा है कि जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहे हैं टुकड़े और जो ग्रीन दिख रहे हैं, तो इसके लिए ये सफ़ेद है ना, ये सफ़ेद है वो तो उपयोगी है, और जो ग्रीन है ना, ग्रीन उसके लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए जो सफ़ेद है ना, सफ़ेद को तो अंदर जाने देगी, लेकिन जो ग्रीन है, जो अनुपयोगी पदार्थ हैं उनको अंदर नहीं जाने देगी। लेकिन जो जो अनुपयोगी पदार्थ हैं, जो अपने के लिए बेस्ट मटेरियल है, वो कोशिका झिल्ली के अगर अंदर है तो उसको बाहर कर सकती है, बाहर कर सकती है। और जो बाहर करने की जो क्रिया होती है वो ऑस्मोसिस बोले तो परासरण की क्रिया होती है। तो साथियों अपन आज पढ़ रहे हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को अपन कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कोशिका कला, कोशिका झिल्ली, बायोलेमा, प्लाज्मा लेमा कह दीजिए। आप बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है, तो ये होती है एक चयनित अर्धपारगम झिल्ली होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो उपयोगी अपन को पदार्थ होते हैं, उपयोगी कण होते हैं, उनको तो अंदर आने देती है, और अनुपयुक्त बोले तो जो उपयोगी नहीं है उनको अंदर नहीं आने देती है। आगे बात करते हैं कि अब यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली है वो एक
क्या, जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल पर कार्य करती है। और जो इनकी जो प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका झिल्ली है, वो कौन से सिद्धांत पे काम करती है? तो जो करती है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल पर कार्य करती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल किससे संबंधित है, किस कोशिकांग से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा कि वो होता है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित है कौन सा सिद्धांत? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब बात करते हैं कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया किसने था? तो जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल था वो सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था। किसने? सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल किस कोशिकांग से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा कोशिका झिल्ली से। अब बात किया जाए कि जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो किसने दिया था? तो वो दिया था सिंगर और निकोलसन के द्वारा। सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। अब आगे बात करते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के घटक कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो कोशिका झिल्ली में 3 मुख्य घटक होती हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फास्फोलिपिड, एक क्या होता है? फास्फोलिपिड, और एक होता है प्रोटीन, और एक होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो जो कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली मुख्यतः 3 घटक से मिलकर बनी होती है। पहली फास्फोलिपिड, दूसरी प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट। फास्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो जो कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली में मुख्यतः 3 ही घटक होते हैं। कौन कौन से? फास्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। फास्फोलिपिड है जो कि सबसे अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसको पहले पे लिखा है फास्फोलिपिड, फिर प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट। अब अपन बात करते हैं फास्फोलिपिड। अब इससे पहले देखते हैं कि जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल इस तरीके से था। फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो इस तरीके से था कि इसमें क्या है? इनसाइड ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था। इसको अपन इधर देखेंगे। यहाँ पे समझते हैं पहले तो कि जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो इस तरीके से था। अब अपन बात करते हैं कि जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ना, तो इसकी जो संरचना होती है वो किसके समान होती है? तो इनकी इसकी जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है तो उसकी जो आकृति होती है वो सैंडविच की आकृति होती है, सैंडविच की आकृति। तो जो कि ऊपर किसका बना होता है? ऊपर बना होता है जो अपन ने पढ़ा है ना, इनकी फास्फोलिपिड, और नीचे भी किसकी परत होती है? फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड की ऊपर परत हो गई, और अंदर भरा रहता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो ये किसके समान हुआ? ये होती है सैंडविच के समान। सैंडविच होता है ना, तो सैंडविच आपने देखा होगा, सैंडविच की आकृति कुछ ऐसी होती है कि दोहरी परत के अंदर एक और तीसरी परत होती है, तो उसे अपन सैंडविच कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? उसी तरीके से होती है कि जो सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली की ऊपरी परत और निचली परत, तो यानी कि जो बनी होती है फास्फोलिपिड की, और बीच में जो बीच की परत होती है वो बनी होती है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की। तो ये कैसी होती है? द्विपर्तीय आकृति की होती है। और मोटाई पूछी है तो मोटाई लगभग 5 से 10 नैनोमीटर होती है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -6
1 नैनो, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। तो यहाँ से आप करिए कि 5 गुणे 10⁻⁹ यहाँ से आप कर सकते हैं कितना साथियों, यहाँ से आप करेंगे 5, इसका सीधी बात इसका गुणा इसमें कर देंगे तो इनकी नैनो को मीटर में बदल जाएगा कि 5 गुणे 10⁻⁻⁹ मीटर से लेकर 10 गुणे 10⁻⁻⁹ मीटर तक होती है। तो नैनो का मतलब होता है सीधी सी बात 10⁻⁹ मीटर। अब अपन बात करते हैं कि इसकी आकृति देख ली और सैंडविच की आकृति होती है, द्विपर्तीय आकृति होती है, दोहरी परत। अब बात करते हैं मोटाई 5 से 10 नैनोमीटर होती है। अब अपन बात करते हैं कि जो फास्फोलिपिड है ना, फास्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल देखते हैं, एक अणु को देखते हैं। अगर फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड किससे बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। तो इसका अपन जो पार्टिकल है उसको देखते हैं। तो इसका जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। क्या साथियों, कुछ इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखता है। इसका ये वाला भाग होता है वो कहलाता है हेड बोले तो सिर, और जो नीचे वाला भाग होता है वो कहलाता है टेल बोले तो पूंछ। हेड और टेल यानी कि सिर और पूंछ कहलाता है। जो फास्फोलिपिड का एक यानी कि पार्टिकल है, इसमें हेड होता है और टेल होता है। हेड इस तरीके से और टेल इस तरीके से। अब बात करते हैं कि जो हेड है ना, हेड होता है हाइड्रोफिलिक। अब बात करते हैं हाइड्रोफिलिक होता है जल की ओर आकर्षित होता है। और जो टेल वाला भाग होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक जो कि जल से दूर भागता है। अपन बात करते हैं फोबिक। फोबिक का मतलब होता है डर लगना, हाइड्रो मतलब जल, तो यानी कि जल से दूर भागता है। तो जब हाइड्रोफोबिक जो बीमारी हो जाती है तो उसको जल से डर लगने लगता है। तो इसी तरीके से जो हाइड्रोफोबिक है ना, हाइड्रोफोबिक वाला भाग है वो जल से दूर भागता है। जबकि जो हेड सिर वाला भाग है वो जल की ओर आकर्षित होता है, बोले तो जल की ओर जाता है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इतना साथियों समझ में आ गया होगा। जो कि एक जो फास्फोलिपिड है वो एक अपन ने इसको पार्टिकल को देखा, फास्फोलिपिड के एक पार्टिकल को देखा है किस तरीके से होता है। इसका एक आकृति होती है हेड होता है और इसमें टेल का भाग होता है। आप बात करते हैं कि जो सिर वाला भाग होता है वो जल की ओर आकर्षित बोलने वाला होता है, बोले तो हाइड्रोफिलिक होता है। और जो टेल वाला भाग होता है वो जल की ओर यानी कि जल से दूर भागता है, तो उसे अपन हाइड्रोफोबिक कहते हैं। यहाँ तक अपने समझ में आ गया होगा साथियों। सैंडविच की आकृति होती है, द्विपर्तीय आकृति होती है, मोटाई 5 से 10 नैनोमीटर होती है। और जो ऊपर का भाग द्विपर्तीय मतलब एक परत है, एक परत है और बीच में एक और परत होती है। तो जो बाहरी परत होती है वो तो फास्फोलिपिड की बनी होती है और जो अंदर की जो परत होती है वो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। आगे आगे देखते हैं, इसको भी देख लिया है। अपन देखते हैं इसका अपन ने संरचना भी देख ली है। संरचना क्या होती है, तो संरचनात्मक घटक होता है, इसमें फास्फोलिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अपन बात करते हैं कि द्विपर्तीय यानी कि बायोलेयर्ड यानी कि स्ट्रक्चर द्विपर्तीय संरचना होती है। सैंडविच की आकृति होती है यानी कि इसका जो कार्य होता है वो चयनित अर्धपारगम झिल्ली होती है। और इसका कार्य होता है कि कुछ यानी कि जो सिलेक्टिव यानी कि पार्टिकल है उनको अंदर आना और यानी कि बाहर जाने देना। और जो क्रिया करती है
जो क्रिया करती है अंदर और बाहर जाने की जो पदार्थ होती है उनको क्रिया कहते हैं, वो यानी कि ऑस्मोसिस क्रिया कहलाती है। बोले तो ऑस्मोसिस की क्रिया करती है, डायलिसिस ऑस्मोसिस। अब अपन बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे वही लिखा है कि संरचनात्मक रूप से इसमें दो प्रकार की प्रोटीन के साथ साथ एक फास्फोलिपिड बाइलेयर, बोले तो दोहरी लेयर होती है, यानी कि एम्बेडेड प्रोटीन और परिधीय प्रोटीन, जो आकार प्रदान करने और कोशिका के अंदर और बाहर कणों को आवाजाही की अनुमति देते हैं। तो जो प्रोटीन होती है ना, परिधीय प्रोटीन, और जो यानी कि एम्बेडेड प्रोटीन होती है, वो यानी कि आकार प्रदान करती है और कोशिका के अंदर जो बाहरी कण और जो बाहरी कण होते हैं उनका जो आने जाने का कार्य रोकती है या आने जाने को काम करती है। अब बात करते हैं, सीधी बात कहिए, चौकीदारी का काम करती है। कोशिका झिल्ली में मौजूद सबसे प्रचुर लिपिड एवं फास्फोलिपिड होता है, जिसमें दो हाइड्रोफोबिक यानी कि फैटी एसिड और पूंछ से जुड़ी एक ध्रुवीय सिरा होता है, सिरा समूह है। आगे बात करते हैं, इसी को अपन देखते हैं। तो अपन ने देखा जो फास्फोलिपिड है उसका एक अणु को देखते हैं तो इस तरीके से होता है। एक होता है सिर वाला भाग, एक होता है पूंछ वाला भाग। जो सिर वाला भाग होता है वो तो जल की ओर आकर्षित होता है, जिसे अपन हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और एक होता है यानी कि जल से दूर भागने यानी कि उसे अपन यानी कि फॉबिक कहते हैं, जिसका जो टेल वाला भाग होता है। अब बात कहते हैं जो हेड वाला भाग है ना, हेड वाला भाग है वो तो होता है ध्रुवीय। क्या होता है साथियों? ध्रुवीय यार, ध्रुवीय। और जो पोलर बोले तो ध्रुवीय। और जो टेल वाला भाग होता है, टेल वाला भाग नॉन पोलर होता है, बोले तो अध्रुवीय होता है। फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल जो अपन ने देख लिया है। और जो सैंडविच की आकृति है वो कुछ इस तरीके से होती है। इधर से क्या होती है सेल मेम्ब्रेन, वो क्या होते हैं पोलर हेड, जो होते हैं पोलर बोले तो हेड इस तरीके से। और बीच में क्या होता है यानी कि नॉन पोलर टेल, तो इस तरीके से ये जुड़ी होती हैं। जो हेड वाला भाग होता है वो बना होता है किसका? फास्फोलिपिड का। बीच में बना होता है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का, जो कि अपन ने पीछे देख लिया है। तो इनके जो फ्लूइड मोजाइक यानी कि फ्लूइड लॉसेस मॉडल इनकी किसने किया था? तो इनकी सिंगर तथा निकोलसन ने किया था। आप बात करते हैं निकोलसन ने किया था, या इसमें लिखा है निकोलसन, तो इनकी इसमें किसने किया था? तो सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था। अब बात करते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को घटकों के मोजाइक के रूप में वर्णित करता है। फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो झिल्ली को एक द्रव में चरित्र होता है। प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई 5 से 10 नैनोमीटर होती है। तो साथियों आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसका मतलब वो ये कि इससे मिलकर बनी होती है। आगे बात करते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। तो जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली बोले तो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, यांत्रिक सहायता प्रदान करती है और जो कोशिका और उसके घटकों को बाहरी वातावरण से घेरते हुए कोशिका के आकार को सुविधा प्रदान करती है। तो इसका कार्य क्या क्या होता है? तो एक तो ये कोशिका को एक आकार प्रदान करती है, और क्या करती है? और ये करती है कोशिका को आकार और उसकी यांत्रिक सहायता मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है, और बाहरी वातावरण से भी इसको सुरक्षा देती है। तो इस तरीके से ये अर्धपारगम झिल्ली होती है। और कोशिका के अंदर आना है क्या बाहर जाना है, बात पर नियंत्रण करता है। तो ये अपन ने देख लिया है कि कोशिका के अंदर कौन कौन से जो घटक हैं वो अंदर आएंगे और कौन कौन से बाहर जाएंगे। तो एक इसका काम होता है, ये कोशिका झिल्ली का कार्य होता है, ये अर्धपारगम झिल्ली होती है। तो इसका मतलब यही है कि अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करती है।
क्या कोशिका के अंदर आना है तथा क्या कोशिका से बाहर जाना है, इस बात पर नियंत्रण कौन करती है? तो ये करती है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं कि यह सभी कार्यों के लिए एक अंदर और बाहर संकेतों को उत्पन्न और वितरित करती है। यह ऊतक निर्माण तथा कोशिका संचलन के दौरान आवश्यक कोशिकाओं के बीच बातचीत की अनुमति देती है। तो जितने भी जो बातचीत की जो अनुमति होती है कोशिकाओं के निर्माण में, ऊतकों के निर्माण में, कोशिका संलयन के दौरान आवश्यक कोशिकाओं के बीच बातचीत की अनुमति कौन देती है? तो वो कोशिका झिल्ली ही देती है, कोशिका झिल्ली ही देती है। आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका झिल्ली अपनी खत्म, कोशिका झिल्ली अपन ने पूरी पढ़ ली है, कोशिका झिल्ली को अपन ने पूरा पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका झिल्ली का एक बार फर्स्ट रिव्यू। तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन कोशिका कला कोशिका झिल्ली कहलाती है। इसको अपन बायोलेमा कहते हैं या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। यह एक चयनित अर्धपारगम झिल्ली होती है। इसके जो क्रिया करती है तो वो ओस्मोसिस बोले तो परागसरण की क्रिया करती है। आगे बात करते हैं तो इसके जो क्रिया होती है उसको यानी कि एक सिद्धांत दिया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था। तो यानी कि जो कोशिका झिल्ली है ना, तो कोशिका झिल्ली के लिए एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था जो दिया था सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था। अब बात करते हैं जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली की 3 मुख्य घटक होते हैं। एक होता है यानी कि फास्फोलिपिड, एक होता है प्रोटीन, एक होता है कार्बोहाइड्रेट। जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में फास्फोलिपिड होता है। फास्फोलिपिड के एक पार्टिकल को उठाकर देखेंगे तो इस तरीके से होता है। एक होता है हेड वाला सिर वाला भाग, एक होता है टेल बोले पूंछ वाला भाग। जो सिर वाला भाग होता है वो तो जल की ओर आकर्षित होता है, टेल वाला भाग होता है वो जल से दूर भागता है। अब बात कहते हैं कि इसकी आकृति कैसी होती है। तो इसकी आकृति सैंडविच की आकृति होती है कुछ इस तरीके से, और द्विपर्तीय आकृति होती है यानी कि बाइलियड बाहरी परत होती है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है, और जो अंदर की परत होती है वो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसकी जो मोटाई होती है वो 5 से 10 नैनोमीटर होती है। आगे बात करते हैं ये इस तरीके से कुछ जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो इस तरीके से दिखता है। इसको अपन ने देख लिया है, ये अपन ने सब देख लिए हैं। आगे बात करते हैं इसकी फंक्शन भी देख लिए कि ये आंतरिक सहायता प्रदान करती है और कोशिका के घटकों के इनके बाहरी वातावरण से घेरे हुए क्या करती है, सुविधा प्रदान करती है। यह अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करती है। कोशिका के अंदर आना है तथा क्या कोशिका से बाहर जाना है, इस बात का नियंत्रण कौन करती है? तो इस बात का नियंत्रण कोशिका झिल्ली करती है। और कोशिका झिल्ली क्या करती है? कोशिका ऊतक के निर्माण तथा कोशिका संलयन के दौरान आवश्यक बातचीत यानी कि कोशिकाओं के बीच बातचीत की अनुमति कौन देती है? तो कोशिका झिल्ली ही देती है। अब अपन को आगे पढ़ना कोशिका का अंग है वो आगे है सूत्रकणिका बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगला जो कोशिका का अंग है उसे अपन कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका। इसको देखिए अपन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली बाउंड ऑर्गेनेल लगभग सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म अपन ने देख लिया है। कोशिका के अंदर द्रव्य तथा जितने भी जो अंग पाए जाते हैं उनको मिलाकर क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म देख लिया है, जो कि अपन ने पीछे की क्लास है उनमें पढ़ लिया है। अब बात करते हैं जिसका प्राथमिक कार्य एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करना है। तो ये कोशिका झिल्ली है ना, तो कोशिका झिल्ली सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और कोशिका में कहाँ पाया जाता है? तो इनकी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म को अपन बोलते हैं कोशिका का द्रव्य, कोशिका द्रव्य।
तो कोशिका के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जिसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं, उसी को अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो उसी के अंदर पाया जाता है। तो ये सूत्रकणिका है ना, सूत्रकणिका एक झिल्ली बॉन्ड ऑर्गेनल है। इस पर झिल्ली होती है जो कि दोहरी झिल्ली होती है, जो अपन ने पिछले क्लास में देख ली है, दोहरी झिल्ली बाउंड होती है। ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक। तो ये यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म यूकेरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में, वही बोले तो कोशिका के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है, उसे अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो उसी में पाया जाता है, जिसका प्राथमिक कार्य क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करना होता है। आगे बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आमतौर पर आकार में अंडाकार या अंडाकार और आकार में 0.5 से 10 माइक्रोन तक गोल होती है। तो इसके आकार की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होता है वो किस तरीके से होता है, या तो अपन कहिए गोलाकार या कहिए अंडाकार, अंडाकार कहिए या फिर कहिए गोलाकार होता है। इसका जो आकार होता है वो 0.5 से लेकर 10 माइक्रोन तक होता है। माइक्रोन का मतलब 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁶ मीटर। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, माइक्रोन मतलब 10⁻⁶। अब अपन बात करते आगे बात करते हैं। अपन ने आकृति समझ ली और इसका कार्य भी समझ लिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर उपस्थित होती है, आपको यहाँ पे ये कोशिका दिख रही होगी। इसी कोशिका के अंदर कहाँ पर दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये दिख रहा होगा। इस माइटोकॉन्ड्रिया को उठाकर कहाँ पे लाया, इसको जूम करके यहाँ पे लाया है माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हो, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये इसमें अपन ने यहाँ पे क्या किया, इसको जूम किया, इसको जूम करके देखा तो अपन ने पढ़ा था डीएनए अपन ने पढ़ा था कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो डीएनए पाया जाता है कहाँ कहाँ पर, ये तो कोशिका झिल्ली सॉरी केंद्रक में वो एक पाया जाता है। कहाँ पर, जो वो होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अपन बात करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है ना वो पाया जाता है, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो उसे अपन mtDNA के नाम से जानते हैं। एमटी का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब अपन बात करते हैं कि इसके जो आकार होता है वो किस तरीके से होता है, तो यानी कि इसको बोलते हैं सर्कुलर, गोलाकार, या इसका आकार होता है गोलाकार या अंडाकार। अपन बात करते हैं यहाँ से और आगे बात की जाए, यहाँ से और आगे बात करेंगे तो इसका और नाम क्या कहते हैं, तो प्रोकैरियोटिक इन यूकेरियोटिक। तो यानी कि यूकेरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक इन यूकेरियोटिक बोले तो यूकेरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक भी कहा जाता है। तो अपन ने समझ लिया है माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है, गोलाकार या अंडाकार होता है। इसमें डीएनए पाया जाता है, जो कि इसे अपन mtDNA कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। इसका आकार भी देख लिया है, जो आकार होता है वो 0.5 से लेकर 10 माइक्रोन तक होता है। और इसका कार्य क्या होता है, एटीपी ऊर्जा का निर्माण करना होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो संरचना दिखती है, इसको अपन क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, क्रिस्टी कहते हैं। आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका, इसको अपन यहाँ पे समझते हैं। तो इनकी क्या लिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका है। तो इसका जो आकार होता है वो अंडाकार या गोलाकार होता है।
क्या साथियों, गोलाकार या अंडाकार होता है। और इसका जो कार्य होता है, इसके अंदर एक श्वसन होता है। क्या साथियों, श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक श्वसन होता है, तभी ऊर्जा का निर्माण होता है। वो होता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन कहलाता है। कोशिकीय श्वसन, जब हमारे भोजन करती हैं तो वो कोशिकाओं के अंदर जाता है। कोशिकाओं के अंदर जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसको इनकी एक क्रिया करती है। जब वो कोशिकीय श्वसन करती है तो उसमें क्या होता है, एटीपी, बोले तो ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा श्वसन होता है। एक तो वायवीय श्वसन होता है, एक होता है अवायवीय श्वसन। तो आपका आंसर होगा कि कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब बात करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेते हैं तो उसे अपन वायवीय श्वसन कहते हैं। अब यहाँ पे एक नोट लिखिए। नोट किया है कि अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो जो कोशिका होती है ना, तो कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, साइटोप्लाज्म होता है, तो उसमें एक क्रिया होती है जिसमें कि अवायवीय श्वसन होता है। कोशिका के द्रव्य में होता है अवायवीय श्वसन, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहती है, फिर भी जो श्वसन होता है उसे अपन अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो साथियों, इतना समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो कोशिका के अंदर पाई जाती है, तो कोशिका के अंदर पाई जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा श्वसन होता है। तो आपका आंसर होगा कि वायवीय श्वसन होता है। बोले तो जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करती है। जबकि जो कोशिका के अंदर पाया जाता है एक द्रव्य, जिसे अपन कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो उसमें कैसा श्वसन होता है, तो उसमें अवायवीय श्वसन। बोले तो ऑक्सीजन नहीं होती है, फिर भी उसमें श्वसन होता है, तो उसे अपन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो होता है ना श्वसन, तो उसे अपन अवायवीय श्वसन कहते हैं। आगे बात करते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन है तो जब कोई सेल्यूलर यानी रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, तो इससे क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जो ऊर्जा होती है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया जब कोशिकीय श्वसन करती है तो वो वायवीय श्वसन होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा बनती है। ऊर्जा के रूप में हमें एटीपी प्राप्त होती है। एटीपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, उसको जो आगे चलकर क्या होती है, यानी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसे अपन ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। इसे अपन कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस भी कहते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया ना, माइटोकॉन्ड्रिया जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करती है, बोले तो वायवीय श्वसन करती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है। जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे एटीपी बनता है। तो हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करती है, हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। जो 38 एटीपी है ना, तो 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करती है। तो हम ऊर्जा के रूप में किसका ग्रहण करते हैं, तो ग्लूकोज के रूप में निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा की करेंसी कैसे कहते हैं, तो एटीपी को कहते हैं। यानी कि जो एनर्जी करेंसी ऊर्जा की मुद्रा कैसे कहते हैं, एटीपी को कहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया ना, माइटोकॉन्ड्रिया को अपन कोशिका का
पावर हाउस भी कहते हैं, ऊर्जा घर भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि यह प्रथम उद्भिद कोशिकांग होता है। तो कोशिका के अंदर सबसे पहले कौन सा अंग बनता है? कोशिका के अंदर चाहे वो लाइसोसोम हो, राइबोसोम हो, लाइसोसोम हो, सेंट्रोसोम हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्गी बॉडी हो और इसमें से केंद्रक हो, इस तरीके से सभी अंग होते हैं। उन सभी अंगों में सबसे पहले कोशिका में कौन सा अंग बनता है? उद्भिद का मतलब होता है सबसे पहले उत्पन्न होना या विकास होना। तो सबसे पहला जो अंग बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही बनता है, क्योंकि अगर कोशिका के अंदर अगर पहले और भी जो कोशिका के अंग होते हैं वो बन जाएंगे तो उनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो सबसे पहले तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को ही बनना चाहिए और बनता भी है। तो कोशिका के अंदर सबसे पहले कौन सा अंग बनेगा? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, जिससे कि सभी अंग को वो ऊर्जा प्रदान कर सके। आगे बात करते हैं तो इसमें लिखा है कि ऊर्जा के उत्पादन के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका संकेतन गतिविधियों के लिए कैल्शियम को संग्रहित करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और कोशिका विकास और मौत की मध्यस्थता करते हैं। इसका मतलब है कि ऊर्जा के उत्पादन के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के संकेत भी देती है, कोशिका को संकेत भी देती है कि कोशिका की गतिविधियों कि कोशिका किस तरीके से गतिविधियां कर रही हैं। कैल्शियम को संग्रहित करती है, कैल्शियम को स्टोर करती है और ऊर्जा भी उत्पन्न करती है एटीपी के रूप में, और कोशिका का विकास भी करती है और कोशिका के विकास और मौत की मध्यस्थता करते हैं। प्रति कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या व्यापक रूप से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए मनुष्यों में एरिथ्रो होता है। एरिथ्रो मतलब लाल रक्त कणिकाओं, आरबीसी रेड ब्लड कार्पाइल्स बोले तो रेड ब्लड सेल होती है, उसी को अपन एरिथ्रोसाइट कहते हैं। में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो जो लाल रक्त कणिका होती है ना, तो लाल रक्त कणिकाओं में कोई सी भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, आपको यहाँ पे याद करना होगा। तो इसका मतलब यहाँ से ये लाइन का मतलब है कि जितनी भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रति कोशिका बोले तो हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग हो सकती है, व्यापक रूप से भिन्न होती है बोले तो अलग अलग हो सकती है। ऐसे उदाहरण दिया है यहाँ पर कि जो मनुष्य में जो आरबीसी होती है, हमारे खून होता है, खून में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सभी पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, लाल आरबीसी होता है उसको अपन रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। तो इनकी इसमें क्या होता है, इसको अपन एक और नाम से जानते हैं एरिथ्रोसाइट। तो उसमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। आगे बात करते हैं कि यकृत कोशिकाओं और मांसपेशियों की कोशिकाओं में सैकड़ों हजारों भी कोशिका पाई जाती है। तो जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं और भी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें हजारों सैकड़ों कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इतना साथियों समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, आगे जाएंगे तो आगे बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की कमी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करा कि माइटोकॉन्ड्रिया की कमी के लिए जाने वाला एकमात्र यूकेरियोटिक जीव यानी ऑक्सीमोनाड यानी मोनोसेकोमोनाड्स की प्रजाति है। तो जिसमें यानी माइटोकॉन्ड्रिया की कमी होती है, तो वो कौन सा जीव है? यूकेरियोटिक का एक ही जीव है, ऑक्सीमोनाड मोनोसेकोमोनाड्स प्रजाति है। माइटोकॉन्ड्रिया अन्य कोशिकाओं के विपरीत है, जिसमें उनके दो अलग अलग झिल्ली और एक द्विप्रतीय जीनोम mtDNA और बाइनरी विखंडन द्वारा पुनः पेश करते हैं। इन विशेषताओं से संकेत मिलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक एकल कोशिका वाले जीव के साथ एक विकासवादी अतीत को साझा करता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया
द्विपर्तीय झिल्ली से बना होता है, जो अपन ने पिछले क्लास में देखा था। इसमें डीएनए पाया जाता है, जिसे अपन mtDNA कहते हैं। इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। इसमें बाइनरी विखंडन होता है। इस तरीके से ये सभी विशेषताएं होती हैं। आगे बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यह कोशिका श्वसन के मध्य भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए जिम्मेदार होती है, इसलिए इसे अपन कोशिका का पावर हाउस ऊर्जाघर कहते हैं, जो अपन ने देख लिया है। ऊर्जा को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में ऊर्जा यानी कि देती है, जिसे अपन कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। एटीपी को ऊर्जा की कोशिका की मुद्रा भी कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा। माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रथम उद्भिद क्या है, कोशिकांग है। तो इतना साथियों समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सन 1857 में अनकी कॉलिकर ने की थी, अल्बर्ट बॉल कॉलिकर। तो आपको केवल नाम ही याद करना है। कहीं कहीं पे सीधा लिखा रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, तो अल्टमैन ने खोज नहीं की थी, उसका नाम दिया था। तो यानी इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पूछी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कॉलिकर ने। किसने साथियों, कॉलिकर ने खोज की थी। और इसका नाम किसने दिया था, तो इसका नाम यानी कि अल्टमैन ने दिया था। क्या दिया था, बायोब्लास्ट नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, कॉलिकर ने। नाम किसने दिया, अल्टमैन ने। क्या नाम दिया, बायोब्लास्ट नाम दिया। अब आगे चलकर कौन आए, कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा आए तो उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया बायोब्लास्ट का नाम क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। सबसे पहली बात की है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, कॉलिकर ने की, अल्बर्ट बॉन कॉलिकर। अब जब अल्बर्ट बॉन कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, तो उसका नाम किसने दिया, अल्टमैन ने। अल्टमैन ने नाम क्या दिया, बायोब्लास्ट। आगे चलकर कार्ल बेंडा आए। कार्ल बेंडा ने जो बायोब्लास्ट है ना, बायोब्लास्ट का नाम क्या रख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। तो इस तरीके से आपको याद करना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, कॉलिकर ने। नाम किसने दिया था, अल्टमैन ने। क्या नाम दिया था, बायोब्लास्ट। आगे चलकर आए कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा ने इसका नाम बदल कर क्या रख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो साथियों आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, और अगर नहीं भी लगी हो तो कमेंट अवश्य करें। तो आज की वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।